નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું સાધના સાવલિયા S24 ન્યૂઝ ચેનલની ઓનર આપ તમામ દર્શક મિત્રોનું S24 ન્યૂઝ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે શિક્ષણ વિશેની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર પ્રેમદાન ભારતીય। નમસ્કાર સર। નમસ્કાર। મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ તેમ ડોક્ટર પ્રેમદાન ભારતીય જેવું તેમનું ઉપનામ છે એવી જ તેમની વિચારધારા છે અને એવી જ તેમની ભારત દેશ પ્રત્યેની લાગણી, માન, સન્માનની આગ્રહી છે તેઓ। તો આજે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે પ્રેમદાનજી ભારતીય સ્વયંભૂ પોતાનો પરિચય આપે, જેથી આપણે વિવશતાપૂર્વક એમને સાંભળી શકીએ। સર, આપનો પરિચય પ્લીઝ। आर्यावर्त भारतवर्ष के गणराज्य राजस्थान के पाली जिले में जन्म हुआ और पिछले 28 वर्षों से राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव पर देश के कई राज्यों में विद्यालयों में शिक्षकों के बीच, विद्वानों के बीच में, साहित्यकारों के बीच अपनी बात कहता रहा हूँ। तकरीबन 2 दशक से ताप्ती किनारे बसे सूरत को अपनी कर्म भूमि बनाकर वैचारिक चिंतन का आह्वान कर रहा हूँ। ये है मेरा छोटा सा संक्षिप्त परिचय। ओके सर, જ્યારે આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ શિક્ષણ બાબતે, તો આજના સમયમાં शिक्षण શું છે? असल में शिक्षा की सही परिभाषा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि अगर शिक्षा सही तरीके से दी जाए तो समाज और देश की सारी बुराइयों का अंत लाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मन में, समाज में विकार किसी तरह से अगर बुराइयों के रूप में है, तो बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने का नाम शिक्षा है। अच्छा, सही बात है सर। क्या हम जान सकते हैं प्राचीन भारत में और अभी तक का जो भारत है, जी जी, प्राचीन भारत में कुछ शिक्षाएं कुछ अलग तरीके से होती थी, जहाँ पे छात्र गुरुकुल में पढ़ते थे। असल में प्राचीन भारत में 25 वर्षों तक गुरुकुल में विद्यार्थी रहता था और 25 वर्षों के अध्ययन के बाद में जब वो समाज में लौटता था तो समाज में पता चलता था कि कोई स्नातक व्यक्ति हमारे समाज में आया है, ज़रूर कोई परिवर्तन करेगा, ज़रूर कोई बदलाव लाएगा। यानी प्रारंभिक तौर से 5 वर्ष की उम्र के बाद में उपनयन संस्कार गुरुकुल में हो जाते थे। वो गुरुकुल में ही रहता था, गुरु की मान्यता और परंपराओं के आधार पर अपना जीवन जीता था, श्रम करता था, कृषि करता था, खेती के बारे में जानता था, ज्ञान की उपासना करता था, ग्रंथों को पढ़ता था और जीवन के मूल्यों को कैसे जिया जाए उस पर काम करता था। और अभी आज का हमारा जो युग है, आज का जो समय है, अंग्रेज़ों के आने के बाद में हमने शिक्षा को ज्ञान अर्जित करने का मात्र माध्यम मान लिया है। असल में शिक्षा हमें ज्ञानी बनाए तब जबकि हम उसको अनुभव में उतार सकें, वरना हम किताबों की पुतले बन के रह जाते हैं, किताबों की जानकारी हमें हो जाती। मैं किसी जानकार व्यक्ति को शिक्षित नहीं कह सकता। शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता, जो समाज और दुनिया के लिए जीता है, उसको हम शिक्षित कह सकते हैं। तो आज के जो युवा विद्यार्थी हैं, जो विद्यालयों में या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, असल में उनका निर्माण नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, सिलेबस पूरा हो जाता है, अंक तालिका अच्छी बन जाती है और अच्छी बनी हुई अंक तालिका में हम अंकों को तो देख लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों सर? उसकी वजह ये है कि हमारा लक्ष्य अंक हो गया है, व्यक्तित्व नहीं रहा। हम पढ़े लिखे दिखना चाहते हैं, पढ़े लिखे की तरह जीना नहीं चाहते। ओके, इस अंक से व्यक्तित्व तक हमें क्या करना चाहिए? असल में अंक हमारी बौद्धिक योग्यता को बताते हैं, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व को बताते हैं। सही बात है। तो इसलिए अंकों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके हमें व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके दिमाग में व्यक्तित्व निर्माण तो बहुत दूर की बात है। उनको ये लगता है कि मैं अच्छे अंक हासिल कर लूँ तो शायद मुझे लोग सम्मान देने लग जाए। और जिस दिन से इस देश ने अंकों को सम्मान देना शुरू किया है, उस दिन से इस देश का व्यक्तित्व का चरित्र गिरता गया है। सही बात है सर। शिक्षण એને સેવાના રૂપમાં જોઈ શકાય કે પછી એક વ્યવસાયના દોર પર આંકી શકાય છે? जी, पहले तो जो गुरुकुल होते थे वो राज आश्रित होते थे। सही बात है। राजा उसको चलाते थे। सही बात है। इसलिए शिक्षक को किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती थी। अच्छा, पूरे गुरुकुल का खर्च राजा चलाते थे। सही बात। विद्यार्थी पढ़ते थे, उस गुरुकुल में राजपुत्र भी पढ़ता था और एक ब्राह्मण का पुत्र भी पढ़ता था। दोनों साथ साथ शिक्षा लेते थे, समान था, उसमें कुछ उच्च नीच नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं था। राजा का पुत्र भी बिल्कुल उसी तरह बैठता था जैसे गुरुकुल में ब्राह्मण का पुत्र बैठता है। और आज की स्थिति में? हाँ, आज की स्थिति में पहले जरा निवेदन कर लूँ आपसे कि गुरुकुल में
आचार्य अपने कुल के मुताबिक बिना राजा की नीतियों से प्रभावित हुए अध्ययन करवाता था और समान रूप से वहां से विद्यार्थी निकलते थे। इसका मतलब ये था कि शिक्षकों को रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और वो पूरी निष्ठा के साथ में रात और दिन व्यक्तित्व निर्माण का काम करते थे। जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ और इसको नौकरी के रूप में हम करने लगे, पहले तो सेवा थी, फिर नौकरी हुई, फिर व्यवसाय हो गई और अब तो घड़ी देख के लोग काम करते हैं और जो घड़ी देख के काम करते हैं वो कर्मचारी हैं, शिक्षक नहीं है। तो राष्ट्र का अगर निर्माण जो पहले गुरुकुल में होता था वो आज के विद्यालयों में नहीं होता। तो आपके तरीके से शिक्षक होना कैसा चाहिए? मतलब असल में मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति का, हम लोग क्या करते हैं, हम अंग्रेजों के षड्यंत्र में फंसे हुए लोग हैं। उन्होंने क्या कहा कि पीटीसी, एसटीसी, बीएड या एमएड करने वाले को आप शिक्षक का दर्जा दे सकते हैं। अब उसने डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन उसके भीतर कर्मचारी बैठा हुआ है, उसके भीतर चाणक्य नहीं बैठा है, उसके भीतर वशिष्ठ नहीं बैठा है, उसके भीतर सांदीपनि नहीं बैठा है। इसलिए वो क्या करता है कि अपने नौकरी करने के साथ उसको लगता है कि मेरी तो ड्यूटी जो है, मैं ड्यूटी कर रहा हूं। उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आया हूं। तो मेरी दृष्टि में शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि उसके मन में राष्ट्रीय चरित्र ओतप्रोत हो, उसके एक एक पल की कीमत हो, उससे वही काम करवाया जाए जो जिसके लिए उसको नियुक्त किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा साधना जी कि हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षकों को कहीं पर भी लगा करके कोई भी काम करवाया जा सकता है। जैसे अगर कहीं टीका लगवाना है तो शिक्षकों को काम लगा दिया जाता है, पशुओं की गिनती करवानी है तो शिक्षकों को भेज दिया जाता है, परीक्षाओं के अलावा कहीं पर भी अगर बाल विवाह हो रहे तो उसको रोकने के लिए मतलब शिक्षक न हुआ वो राष्ट्र निर्माता ना हुआ, एक ऐसा कर्मचारी हो गया। सरकार भी कर्मचारी मानती है, सरकार भी शिक्षक नहीं मानती, उनको कर्मचारी मानती कि ये लोग कर्मचारी हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, जबकि मूल उनका काम राष्ट्र के निर्माण का है। और निर्माण कक्षाओं में होता है, पाठ्यक्रम तो एक माध्यम है, हर तरह के जो हम विषय पढ़ाते हैं विषय तो एक माध्यम है। असल में उसके भीतर छुपी हुई चेतना को हम पैदा करना चाहते हैं और वो काम शिक्षक का होना चाहिए। तो अभी शिक्षक जो है वो कर्मचारी बन गया है, उसको फिर से चाणक्य बनना होगा। तो कर्मचारी से चाणक्य बनने के लिए हमें शिक्षक को मतलब कैसे प्रेरित करना है? हाँ, असल में शिक्षक को संतुष्ट करना पड़ेगा। हमारा किस तरह से हम लोग उसको संतुष्ट कर पाएंगे? मैं आपसे निवेदन बताऊं कि आज का युग भौतिक युग है। सही बात है। शिक्षक को भी कार चाहिए, शिक्षक को भी बंगला चाहिए, शिक्षक को भी सुविधाएं चाहिए, और हम जितनी तनख्वाह उसको देते हैं उस तनख्वाह में उसका गुजारा होता है, उसको सुविधाएं नहीं मिलती। उसको उसकी भी फैमिली है, बिल्कुल मतलब परिवार है, उसका परिवार है। और कोई भी व्यक्ति फैमिली सिक्योर तो चाहेगा ही चाहेगा, निश्चित रूप से। वो अपनी ख्वाहिशों के लिए जीता है, हर व्यक्ति अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जीता है। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में आया है तो वो इतनी उम्मीद लेके आया कि कम से कम मेरे बाल बच्चे सुखी रहेंगे। सही बात है। और मैं उनका जीवन अच्छा जी सकूंगा। लेकिन भारत के राज्यों की शिक्षा नीति और जितनी भी शिक्षा पद्धति और प्रणाली में जो लोग विद्वान बैठे हुए हैं वो सरकारी तौर पे जो शिक्षकों का वेतन तय करते हैं, उस वेतन तय करते समय आधुनिक युग को ध्यान में नहीं रखते, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखते और शिक्षक को लाचारी पे छोड़ दिया जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जिस देश का शिक्षक संतुष्ट नहीं है वहाँ प्रजा तैयार नहीं होती, वहाँ जनता पैदा होती है और फिर जनता इस राष्ट्र को खाने लगती है, भ्रष्ट जनता पैदा हो जाती है। तो हमें शिक्षकों को संतुष्ट रखना चाहिए, जैसे कि विकसित देशों में रखा जाता है। सही। विकसित देशों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक की तनख्वाह उतनी होती है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की तनख्वाह होती है। जबकि हमारे प्राथमिक कक्षा के शिक्षक क्या कर रहे हैं, उनको वेतन, मैं जब अखबारों में पढ़ता हूँ कि 6-6 महीने से उनको वेतन नहीं मिलता है। वो पता नहीं कैसी माली हालत में पढ़ाते हैं, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है, कहीं पानी ऊपर से गिर रहा है, पेड़ के नीचे कक्षाएं लग रही है। तो हैरानी होती है कि ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है क्या, और ऐसे राष्ट्र निर्माण होगा क्या। तो मुझे लगता है कि शिक्षक को संतुष्ट रखना पड़ेगा, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सम्मान के तौर पे। आज अगर किसी व्यक्ति को आप भूखा रहना पसंद कर लेगा लेकिन सम्मान के बिना पसंद नहीं करेगा। आज हम शिक्षक को सम्मान नहीं दे पाते, हमें लगता है तो मास्टर जी क्या करेंगे, जबकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता। वो पुराना वाला मतलब रूप देखने आता है, बगल में थैला होता है, खादी के कपड़े पहने होते हैं, गुरुजी आ गए। सो यही छवि हमारे मन में खड़ी होती है, सो हम उसको न्याय नहीं दे पाते, न्याय नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। और जब तक कोई राष्ट्र अपने शिक्षक को सम्मान नहीं देता
निर्माण कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ जी। तो इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए शिक्षक की क्या अहम भूमिका होनी चाहिए? जी, पाठ्यक्रम के साथ साथ राष्ट्र की मांग को पूरी करें। और मांगे किस तरह की होनी चाहिए? जैसे इस वक्त भारत को अगर क्या एक चाहिए? शिक्षक की मांग है कि मैं राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूँ, मेरे नीचे बच्चे मतलब राष्ट्र का निर्माण कुछ अच्छी तरह से करें, जी जी, तो फिर उसकी मांग क्या होनी चाहिए? मतलब शिक्षक जो है, शिक्षक वो किस तरह की मांग के अधिकारी है? जी, उसको शिक्षक की ओर से राष्ट्र के पास क्या अपेक्षा रखता है मैं बताऊं आपको। उसको नागरिक चरित्र बनाने के लिए मुक्त माहौल दीजिए। सही बात। उसे प्रांतवाद में जकड़िए मत, उसको भाषावाद से दूर रखिए, उसको किसी भी वाद से दूर रखिए, सरकारी नीतियों से उसे दूर रखिए, उसे स्वतंत्र रखिए। हमारा शिक्षक आज गुलाम है। स्वतंत्र भारत का शिक्षक होने के बावजूद भी आज हमारा शिक्षक गुलाम है। हाँ, नीतियों का गुलाम है। मैं कई बार ऐसा लगता है मुझे कि हमें शिक्षकों की नहीं, हमें कर्मचारियों की जरूरत है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी ज़्यादा काम करें, ऐसे हमें लगता है सरकार की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षक वाकई इस राष्ट्र से अपेक्षा रखता है तो उसको माहौल दीजिए, उसको वेतन दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, और फिर उसके बाद में शिक्षक आपके चरणों में जो रखेगा उसे दुनिया नमन करेगी। मैं आपको निवेदन करूं, जब आचार्य चाणक्य छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता चणक से 2 छोटे सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा, मैं क्या करूं और उससे क्या होगा? तो चणक चूंकि कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, तो उन्होंने कहा जवाब के तौर पे कि साहब तू ज्ञान की उपासना कर, सम्राट तेरे चरणों में झुकेंगे। आज शिक्षक ज्ञान की उपासना नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। और जिस देश का शिक्षक ज्ञान की उपासना नहीं करता है वहां प्रजा जाहिल और गंवार पैदा होती है। इसलिए मुझे कई बार हैरानी होती है कि शिक्षक बनने के बाद में लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं। उन्हें शानदार किताबें पढ़नी चाहिए, उनके मूल्य जीवंत होने चाहिए। मुझे लगता है कई बार कि कुएं में अगर पानी नहीं है तो खेतों में पानी कहाँ से आएगा, खेत सूख जाएंगे हमारे। तो मुझे लगता है कई बार कि शिक्षकों को निरंतर अध्ययन करना चाहिए और सरकार को विशेष रूप से राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए सम्मान से उनसे काम करवाना चाहिए, न कि कर्मचारी मानकर लज्जित करके अपमानित करके उससे काम करवाना चाहिए। सही बात है। आज के दिन में शिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। सामान्य परिवार के जो फैमिलीज है, मतलब वो अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और आज की स्कूल इतनी हाई फाई और हाई एजुकेशन हो के दौर पे बन रही है, मतलब तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? मतलब शिक्षक कैसे मतलब छात्रों को न्याय दे सकते हैं आज? क्योंकि आपने बताया वैसे आज के शिक्षक के हाथ तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है, बंधे हुए हाथ है, वो कुछ कर नहीं पाता है। जी। तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षक की इसमें क्या भूमिका हो सकती है जो अपने मतलब ये जो समान दर्जे की बात हो रही है वो हम वाकई समान दर्जा दे सके? असल में शिक्षा इसलिए महंगी हो गई कि महंगे लोग शिक्षा में आ गए। मतलब जिन्हें शिक्षा के मूल्यों का पता नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है, तो वो लोग शानदार भवन बनाते हैं। उन शानदार भवनों में लगने वाली एक एक ईंट में लगने वाले सीमेंट का भी खर्चा उस बच्चे के बाप से वसूलना चाहते हैं। सही बात है। ठीक है सर। तो शिक्षा भौतिक साधनों की वजह से महंगी हुई है। अगर आपको चाहिए कि मेरा बेटा एसी बस में जाए, एसी कक्षा में बैठे और वहां पर सारी सुविधाएं शानदार हो, तो उसका मूल्य आपको चुकाना है। लेकिन बावजूद इसके अगर वहां निर्माण नहीं होता, विध्वंस सीखता है बच्चा, नकारात्मकता सीखता है, भौतिकता सीखता है, भोग सीखता है, विकार सीखता है, तो शिक्षा वहां सफल हो जाती है। तो मेरा निवेदन ये था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। दिल्ली तय करे कि उड़ीसा का एक शिक्षक कितने फीस लेगा। अभी गुजरात में निजी विद्यालयों की फीस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुछ काम किया है। मैं बधाई देता हूं गुजरात सरकार को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा सचिव को कि कम से कम उनकी आंख तो खुली कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी मन मर्जी से वसूल करते हैं, मन मर्जी से, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और माँ बाप बेचारे होते हैं इनके सामने और इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होता है साहब, इनको शोषण करवाना होता है साहब, इसलिए मुंह मांगी वो फीस देने को तैयार। हालांकि वो चाहते नहीं, मजबूर वश वो शोषण करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो एक माँ बाप अगर मजबूर हो जाता है किसी देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसको धंधा मत बनाइए सब, इसको व्यवसाय मत बनाइए। ये सेवा है,
राष्ट्र निर्माण का काम है, चाहे वो कश्मीर में बैठा हुआ शिक्षक कर रहा हो, चाहे राजस्थान के खेमे में बैठा हो। लेकिन शिक्षा महंगी होने का कारण फिर लोग कहते हैं सब हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। तो लोगों ने अच्छी स्कूल की क्या परिभाषा दे दी, जहां बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं ना वो अच्छी स्कूल है, वहां अंक अच्छे आ रहे हैं वो कोई नहीं दिखता, वो नहीं दिखता है, किसका बच्चा कहाँ पढ़ता है, और मुझे उस स्टेटस के आधार पे स्कूल का चयन करना होता है। तो अमीर लोगों के लिए शिक्षा आज भी सस्ती है और गरीब लोगों के लिए शिक्षा उस वक्त भी महंगी थी, आज भी महंगी है और कल भी महंगी रहेगी। ओके, सही बात है। अब શિક્ષણથી વ્યક્તિ સંસ્કારી થાય છે કે પછી જાણકાર થાય છે? इन दिनों तो जानकार हो रहा है सब, संस्कारित तो नहीं हो रहा है। संस्कार असल में क्या होता है, माँ की कोख में बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा बाहर आने पर उसको पल्लवित करती है, उसको खिलाती है, उसको सुंदरता देती है। अब हमारे यहाँ गर्भ संस्कार की जो हमारी प्रथा थी भारत में, प्राचीन भारत में, माता को 9 महीने तक बुरे विचारों से दूर रखा जाता था। उस बच्चे के मन में, कोई जन्म लेने वाले बच्चे के मन में कोई बुरा विचार न चला जाए, इसलिए माँ बड़ी सावधान रहती थी। अब चूंकि आधुनिक भारत में इस ऊहापोह में बच्चों को जन्म देने की होड़ में माताएं ये विचार करना भूल गई। तो जब माँ खुद इतनी सजग नहीं है तो शिक्षक क्या करेगा? सही बात है। शिक्षक के पास में आप क्या भेज रहे हैं? शिक्षक के पास में जिस बच्चे को भेज रहे हैं उस बच्चे का निर्माण तो पिता के मस्तिष्क से लेकर माँ की कोख से लेकर उसका जन्म तो हो चुका है। पहले मतलब ये कहा जाता था हाँ कि एक माता 100 शिक्षक के समान है, आज वो मतलब दोहराई नहीं जाती है। नहीं, आज हम ये कहते हैं कि 1000 शिक्षक कोशिश कर ले, अगर माँ ने संस्कार नहीं दिए हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जी जी। फिर ये समाज है वो शिक्षक के पास से क्या मतलब अपेक्षा कर सकता है? हम तो पूरा समाज अपेक्षा ही रखता है। रिपीट, समाज आज के समाज में हम लोग शिक्षक के पास से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? भाई अपेक्षा इतनी सी साहब की जो राष्ट्र निर्माण का काम है वो सिर्फ शिक्षक कर सकता है। ये राजनेताओं की बस की बात नहीं है, धर्मगुरुओं और कथाकारों की बस की बात नहीं है, पत्रकार और विचारकों की बस की बात नहीं है। ये बात है सिर्फ शिक्षक की। इसलिए मैंने जब भी अपना काम शुरू किया मैंने विद्यालयों को चुना, मैंने राजनेताओं के तलवे नहीं चाटे, मैंने धर्मगुरुओं की कथाओं में जाकर तालियां नहीं बजाई। मुझे लगा कि अगर कक्षाओं के भीतर मेरी बात शिक्षक पहुंचा देगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसलिए शिक्षकों से मैं अपेक्षा रखता हूं। मैं मानता हूं कि मेरा भारत गरीब है, राष्ट्र के पास उतना धन नहीं है कि आपको दे सके, बावजूद इसके आप इसे राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके, मेरी जिम्मेदारी मान करके कि समाज ने मुझे शिक्षक का दर्जा दिया है, तो मेरी आंख में पवित्रता होनी चाहिए, मेरे शब्दों में सकारात्मकता होनी चाहिए, मेरे चिंतन में राष्ट्र होना चाहिए, मेरे लक्ष्य में राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। अगर ये 4 बातें शिक्षक में हैं तो ये राष्ट्र कभी भी पतित नहीं होगा। अब अंत में प्रेमदान जी, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। स्वागत है। गुजराती में कहावत है कि कोठासूज, कोठासूज એવી વસ્તુ છે કે જે મતલબ આજના શિક્ષણને બી માત આપી શકે છે। ઠીક વાત। તો આ ગુજરાતી વર્ડ્સ છે કોઠાસૂજ, આને આપણે આજના શિક્ષણ સાથે કેવી રીતે જોડી શકીશું? આપ જોઈ રહ્યા છો સુરત એક વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિએ સૌથી આગળ પડતું સિટી છે, બિલકુલ, અને જેમાં કોઠાસૂજ વાળી વ્યક્તિઓ અત્યારે બિઝનેસ કરી રહી છે। मतलब हाँ, अब मैं निवेदन ये करना चाहूंगा और इस मतलब आ બધા જ बिजनेसमैन પાસે शिक्षित वर्ग काम करतो होय छे। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ जो आप शब्द काम में ले रहे हैं कोठासूज, उसको हम कहते हैं ईश्वर प्रदत्त बुद्धि। तो बुद्धिमान के 3 प्रकार होते हैं। एक स्वयं परमात्मा की कृपा से बुद्धिमान होता है, एक किताबें पढ़कर बनता है, और तीसरा जिन पर समाज बुद्धि थोप देता है कि ये बुद्धिमान है। ये तीनों को हम अलग कैसे कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं। जैसे हमारे देश के जो राजनेता हैं, इन पे थोपी हुई बुद्धि, ये 3 दर्जे की बुद्धिमान है। अच्छा, इनको हमने बुद्धिमान घोषित कर दिया कि अभी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। दूसरे दर्जे का बुद्धिमान किताबें पढ़कर बनता है। जो हमारे प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, ये दूसरे दर्जे की बुद्धिमान है। सही बात है। और पहले दर्जे का बुद्धिमान वो होता है जिस पर ईश्वर की अनुकंपा होती है और उसके हृदय में स्वयं ही संस्कार और ज्ञान पल पल जन्म लेते हैं।
वो स्वयंभू शिक्षक, स्वयंभू कह सकते हैं आप, स्वयंभू संस्कारित व्यक्ति कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के प्रारब्ध पूर्व जन्म के संचित संस्कारों से उसके मन में शिक्षा के मूल्य और सजगता भरी हुई है। तो पहले दर्जे का बुद्धिमान, आप जो आज कह रहे हैं कि सूरत में ज्यादातर कोठा सूझ वाले लोग जो हैं वो लोग बिजनेस चला रहे हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उन्होंने अनुभवी लोगों के साथ रहते रहते व्यावसायिक अनुभवता हासिल कर ली। और अनुभव ज्ञान की माँ होती है साहब, एक्सपीरियंस इज मदर ऑफ नॉलेज। तो आप एक तो जानकार व्यक्ति और एक ज्ञानी आदमी और एक अनुभवी हो, तो ये तीनों मंगल होता है, तो निश्चित कहीं जाके अच्छा ही होता है। अतः आप शिक्षक को मतलब क्या कुछ सूचन देना चाहेंगे? बस सूचन तो क्या जी, शिक्षक अपने आप में बहुत बड़ा दर्जा है, पवित्र दर्जा है। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो शिक्षक बनते हैं, जिनको ज्ञान देने की जिम्मेदारी ईश्वर सौंपता है, समाज जिम्मेदार मानता है। तो ऐसे शिक्षकों को तो प्रणाम करते हैं जी कि आप अपने दायित्व का निर्वाह अगर ठीक से करें तो हमारे संसद की स्थिति सुधर जाए, विधानसभाओं में ठीक तरह के लोग पहुँचे, पंचायत में ठीक ठाक लोग बैठें, अच्छा जिलाधीश मिल जाए, अच्छा मंत्री मिल जाए इस देश को। ये सारे कक्षाओं से निकले हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हम चूके हैं कि शिष्टाचार कम हुआ है तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कक्षाओं में पाठ्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र की बात करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कहानियां सुनाएं, इस देश की मांग को ध्यान में रखें। इस देश को राष्ट्रवाद चाहिए, भाषावाद नहीं चाहिए। इस देश को जैसे नागरिक चाहिए वो अगर शिक्षक के दिमाग में है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप राष्ट्र निर्माण में लगे रहिए। भले ही राष्ट्र आपको न देख रहा हो, अमूर्त है वो, राष्ट्र का कोई स्वरूप नहीं है, बावजूद इसके आप नैतिकता से, जैसे ईश्वर, हम लोग नहीं कहते जैसे ईश्वर सब जगह देखता है, इस तरह राष्ट्र सब जगह देखता है। आप अपनी कक्षा में न्याय करेंगे तो आपकी संतानें सुधरेगी, आपकी संतानें सुधरेगी तो पता चलेगा। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी शिक्षक की संतान बिगड़ गई हो, लेकिन दूसरे लोगों की संतानें बिगड़ते मैंने देखी। इसका मतलब जिसने न्याय किया है उसकी संतान सुधरती है। तो मैं शिक्षकों से प्रार्थना करूंगा, आप पे बड़ा दायित्व है, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, राष्ट्र आपका आभारी रहेगा। राष्ट्र आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, बावजूद इसके आप अपना दायित्व निभाएं, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर प्रेमदान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और शिक्षक और शिक्षण कैसा होना चाहिए ये दर्शक मित्रों के सामने अपने अपने विचार रखे, और आज हमें अच्छा लगा और आपके साथ बातचीत करके, और आशा रखते हैं कि S24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से शिक्षण में कुछ न कुछ तो बदलाव जरूर आएगा। मैं आपको भी इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसे ज्वलंत विषय पर बड़ी बारीकी से सवाल पूछे, और उन सवालों के जवाब जो शिक्षक सुनेगा उनके अंतरात्मा निश्चित रूप से उद्वेलित होगी। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।